तो चुनाव की इन तस्वीरों को लेकर के अब हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ हैं और लेकिन सबसे पहले आपको बता दें और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आप जयपुर लिए चलते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता सोमू आनंद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में और जो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि असल मायने में इस वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या है। राहुल शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सोमू आनंद जयपुर से हैं। आप सबसे पहले जरा राहुल आपका रुक कर लेता हूं। राहुल, सबसे पहले बताइए इस चुनाव में अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं, आंकड़ा क्या कहता है, आपके लिहाज से क्या नजर आता है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो पिछली बार 64% मतदान राजस्थान की जनता ने लोकसभा चुनावों में किया था और अभी भी लगभग 42% तक 3 बजे तक संख्या आंकड़ा जो पहुंच गया। उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा बढ़ेगा, एक अच्छा वोटिंग प्रतिशत फाइनली हमारे सामने होगा। लेकिन अगर हम देखें, श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और करौली धौलपुर में हुआ है सबसे कम। 50% तक टच हुआ गंगानगर में। उसका एक बड़ा कारण वहाँ का तापमान को भी माना जा रहा है कि नॉर्मल तापमान था। कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता वहाँ से हैं, पिछले प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि तापमान वहाँ का ठीक है और उस लिहाज से अब वहाँ पर जनता सुबह से ही एक्टिव दिखाई दी। अन्य तमाम जो ज़िले हैं शुभेंदु, चाहे वो चुरू हो, झुंझुनू हो, बीकानेर हो, वहाँ के तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर अब शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि खासतौर पर जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपना काम खत्म करके और अब शाम तक जो है माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 2-3 फैक्टर इसके हो सकते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है उसमें कई बार हम लोग वोटिंग परसेंटेज ये भी बताता है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी वो बयां करता है। स्थानीय मुद्दों पर क्योंकि अब चुनाव कई सीटों पर हो गया है, सोमू उस पर और डिटेल में जानकारी दे पाएंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हालांकि पॉकेट्स हैं केवल छोटी छोटी, लेकिन वहां पर लोकल मुद्दों पर चुनाव हो गया है, तो ऐसे में लोग वहां पर अब बढ़ चढ़कर मतदान करने की ओर अग्रसर हैं। और राजस्थान जाना जाता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए, मजबूत राजनीति राजस्थान में होती रही है। ऐसे में राजस्थान की जनता कहीं भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है मतदान में। बिल्कुल, और जैसे जैसे थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा, हालांकि समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के बड़ी तस्वीर है कि कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है, क्योंकि यही तय करेगा कि राजस्थान का भविष्य क्या है। मैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी जानूंगा राहुल, क्योंकि आप राजस्थान घूम करके भी आए, आपने देखा भी, अलग अलग सीटों पर आपने चीज़ों को समझने की कोशिश की, देखा आपने, वो आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा सोमू हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए। सोमू, अब समय बहुत कम बचा है, अब सिर्फ 1 घंटे का समय अभी बचा है, 1 घंटे से कम का समय ही है, तो अभी क्या है, मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़ है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए शुभेंदु, मैं जिस मतदान केंद्र पे हूं, अभी बताया गया कि यहाँ 50% से अधिक मतदान हो चुका है और बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं एक बार फिर से बूथों की तरफ वापस आ रही हैं। जाहिर तौर पे दोपहर का जो वक्त होता है उस वक्त इतनी गर्मी होती है, तपिश इतनी होती है कि वोटिंग प्रतिशत तो उस वक्त में बहुत धीमा होता है और वही असर हमें देखने को मिला। लेकिन शुभेंदु, 6 बजे तक जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा वह मतदान कर सकता है। यानी मतदान की प्रक्रिया जो है उसके बाद भी 7, 7:30 अगर ऐसी कतारें होती हैं तो निश्चित रूप से वो चलती रहेंगी। तो जो अल्टीमेट आंकड़ा है, हम वो जो जिस वोटिंग प्रतिशत की बात बार बार कर रहे हैं कि पिछली बार 64% वोटिंग हुई थी, मुझे जो तस्वीरें दिख रही हैं अलग अलग वोटिंग केंद्र पर, उसके आधार पर मुझे लगता है कि 60% से अधिक का फिर से आंकड़ा जो है वो यहाँ पर अचीव कर लिया जाएगा। जहां तक मुद्दों की बात है तो जाहिर तौर पे देखिए, दोनों तरह के मुद्दे जो हैं इस बार के चुनाव में प्रभावी हैं। हम जान रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 25 की 25 सीटें जीती हैं। 10 साल का जो टेन्योर रहा है भारतीय जनता पार्टी का संसद में, और उसके आधार पर कई हिस्सों में जो है लोगों में असंतोष भी है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो सबसे मजबूत चेहरा है और उसके नाम पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी वोट कर रहे हैं। मैं जयपुर ग्रामीण सीट पे सुबह से हूं और इसके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आया हूं। यहां भी मुझे मिला जुला असर दिखा। कई स्थानीय लोग जो हैं वो स्थानीय मुद्दे, जो पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, उसके बारे में बार बार बात करते हैं। वहीं एक बड़ा तबका जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट डालने की बात करता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो मुद्दे हैं वो काफी अहम है। अगर स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा वोट होता है तो उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। कांग्रेस ने यहां से अनिल चोपड़ा, जो कि युवा उम्मीदवार हैं, उन पर भरोसा जताया और वे मैदान में हैं और उन्होंने इस लड़ाई को काफी दिलचस्प बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में जिसे अपना उम्मीदवार बनाया था, राव राजेंद्र सिंह, उन्हें वापस से अपना उम्मीदवार बनाया है। और हमने देखा कि राजस्थान में जब प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की तो इसी सीट से की थी। इसका महत्व इससे समझा जा सकता है।
तो जाहिर तौर पे अभी फिर से एक बार लोग जो है वो मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे हैं, कतार लग रही है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि 60% का आंकड़ा तो जरूर पार कर लिया जाएगा। जी शुभेंदु। ठीक है, यानी कि समय के साथ जैसे जैसे थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी है और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना भी है। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान राजेश कसेरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है सर, आपको क्या नजर आता है? पुराना रिकॉर्ड टूटेगा या कुछ और इसमें दिखाई देता है आपको? जी बिल्कुल, ये तो तय है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अब जैसे कि थोड़ा मौसम के अंदर अभी तरावट आई है, थोड़ी गर्मी कम हुई है, शाम को आते आते लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मैं भी कई अभी मतदान केंद्रों पर घूमकर आया और देखा है कि अब लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये मानकर चलिए कि पिछले 2019 और 14 का रिकॉर्ड तो निश्चित तौर पर टूटेगा और लोगों में काफी उत्साह भी है लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बनने के लिए। और आप देखिए जब अंतिम परिणाम आएगा, प्रतिशत निकल कर आएगा, तो यकीनन मुझे जो लग रहा है ग्राउंड के ऊपर वो 65 से और 70 के बीच में फीसदी मतदान होगा यहाँ पर। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वर्माराम जी। वर्माराम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक रिएक्शन वर्माराम जी से भी। सर, आपको क्या दिखाई देता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड की तरफ राजस्थान आगे बढ़ रहा है? निस्संदेह जो आखिरी 2 घंटे होते हैं वहाँ ट्रेंड रहता है कि मतदान ज़्यादा होता है। आजकल सुबह भी अच्छी पोलिंग होती है, तो ये जो आंकड़ा है मतदान का वो आखिरी 2 घंटे में बढ़ना चाहिए और एक नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है जिस तरीके से मतदान चल रहा है राजस्थान में। तो अब जो आखिरी घंटा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जो लोग पोलिंग बूथ में अधिकतर पोलिंग बूथ के आसपास या जो उसका परिसर वहाँ पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड बनेगा और वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, उसके मायने क्या है, ज़रा ये समझेंगे। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप राजस्थान का एक्सपीरियंस क्या रहा था? देखिए, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा तो ये रहा कि इससे राजस्थान की जनता जो है वो राजनीतिक मुद्दों के प्रति बहुत ही सजग दिखाई देती है और तमाम लोकल इश्यूज़ के साथ साथ और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए अपना मत बना रही है। बड़ी बात ये रहेगी इस चुनावों में कि ये देखना होगा कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे बड़े कांग्रेसी चेहरे जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, वहां पर वोट प्रतिशत में क्या कुछ बदलाव हुआ और वहां अब जो परिणाम आएंगे उसमें कितना कुछ लाभ वो अपनी पार्टी को दिलवा पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व को भी तय करने वाला चुनाव हो सकता है। बाबा के साथ हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आपने भी शुभेंदु उसमें एक काफी दिलचस्प आपने बात भी उसमें कही कि यहां से कांग्रेस का नेतृत्व डिसाइड हो सकता है, लेकिन वहीं अगर बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है उस पर कोई बड़ा सवाल इससे खड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट वो एक अच्छा अनुभव रहने वाला है बीजेपी की नई क्रॉप के लिए, जो कि बिना वसुंधरा राजे कि उस तरह की उनकी कमांड इस चुनाव में नहीं नजर आती है। बीजेपी की जो पुराने बड़े नेता हैं उनकी कमांड इस चुनावों में कम नजर आती है और जो नई क्रॉप है भजनलाल शर्मा की जो टीम है उनका इसमें बड़ी भूमिका नजर आती है। तो ये चुनाव जो स्थानीय स्टेट नेतृत्व है उसके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कांग्रेस के पास एक नया नेतृत्व इस चुनाव के परिणामों के बाद देखने को मिल सकता है। हो सकता है सचिन पायलट, और सचिन पायलट केवल इस लोकसभा चुनाव से लोकसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि विधानसभा के लिए भी लीडरशिप की तैयारी वो यहाँ के चुनावी परिणामों से वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प सिर्फ परिणामों के लिहाज से नहीं बल्कि भविष्य में इस स्टेट को संभालने वाले जो राजनीतिज्ञ होंगे, जो राजनीतिक शख्सियतें होंगी, वो कौन होंगी, कौन नेतृत्व करेगा राजस्थान का, कौन विपक्ष का बड़ा चेहरा होगा, ये भी ये राजस्थान का चुनाव तय करेगा। ठीक है, और आप अगर सचिन पायलट के भविष्य को लेकर के बात कर रहे हैं तो ये तभी तय हो गया था जब राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी और उसके बाद से जो जिम्मेदारी फ्री हैंड होकर के जो सचिन पायलट को मिली और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सचिन पायलट वही नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अकेले ऐसे नेता जो कि पूर्वी राजस्थान से लेकर के तमाम दूसरे हिस्सों तक सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं थे, अपने गढ़ को संभालने में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को समेटने की कोशिश कर रहे थे। मैं राजेश जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। राजेश जी, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की नई लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी की नई लीडरशिप, ये दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। मैं इसमें राजेश जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो नई पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी है, आप देखिए कहीं भी किसी भी मंच पर आप प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं जहां पर जाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैंपेनिंग ना की हो, वहां जाकर के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाकर के प्रचार ना किया हो। आप इसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, ये एक टीम है जो नई पीढ़ी की टीम है। आप
पुराने तरीके के जो नेता हैं वसुंधरा राजे और तमाम उस तरीके के, क्योंकि अब देखिए अर्जुन राम मेघवाल वो अपनी सीट पर आकर के सिमट गए हैं, वो अपनी सीट को लेकर के फाइट लड़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी सीट को लेकर के फाइट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में कैंपेनिंग पूरे प्रदेश के अंदर करे कौन? तो सीएम ने पूरी तरीके से जिम्मा संभाला है। आपको लगता है कि नई तरीके की और जो एक एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या वो सही दिशा में? और उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, यहां से तय होगा कि नए पीढ़ी के ऊपर जो भरोसा किया जा रहा है क्या वो सही है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को यदि लंबे समय तक चलना है और आगे भविष्य की जिसकी रणनीति एकदम साफ है, तो वो ही इस तरह के डिसीजन लेने का काम करते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर 2047 तक का विजन जो है देश के सामने रख दिया है कि वो देश को अगले 25 सालों में कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लीडरशिप को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और हमने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा भी था, जो तीनों राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के, उन तीनों ही जगह उन्होंने नए नेतृत्व को यहाँ पर भरोसा जताया। और तीनों ही जगह जो स्टेब्लिश लीडर थे, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, इन सभी को उन्होंने एक कदम पीछे रखा और अपने नए नेताओं को और नए प्रतिनिधियों को आगे लाए। और वहां पर कैबिनेट में भी हमने इस बड़े फैक्टर को देखा कि नए लोगों को उन्होंने मौका दिया, कई सांसद को किस भरोसे के साथ वापस विधानसभा में लेकर आए। तो ये पूरी रणनीति उनकी स्पष्ट थी और ये रणनीति अगले 25 सालों के हिसाब से ही लेकर वो चल रहे हैं। और आप देखिए जहां भी सभाएं हुई, राजस्थान तकरीबन 70 सभाएं भजनलाल शर्मा ने इस लोकसभा चुनाव कैंपेनिंग के दौरान की और हर जगह स्पष्ट तौर पर उन्हीं मुद्दों को सामने रखा जो भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। और हर कैंपेनिंग के अंदर उन्होंने अपने स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को ही सामने रखकर अपनी बात को रखा और भाजपा की बात को रखा। तो ये अंतर बड़ा नजर आता है हमें दोनों ही दलों के बीच में कि आप जब भविष्य की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और भी है, इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है, वर्मा राम जी मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी ले रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। शायद 2014, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि 14 और 19 में कांग्रेस पार्टी ने उतनी टफ फाइट नहीं दी थी जितना 24 में दे रहा है। प्रत्याशियों के चयन के लिए आप देखिए गठबंधन तक किया, अपने आप की अपनी सीटें तक कम कर ली, गठबंधन में जाने के लिए आप किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए ये जो रणनीति तैयार की है कितनी इफेक्टिव आपको नजर आती है? क्या इससे एक एज मिल रहा है या आपको लगता है कि गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी का जो पुराना कैडर है वो कहीं खफा है? निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 2014 और 2019 की तुलना में पहली बार पिछले 10 साल में कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं गठबंधन कांग्रेस के लिए जरूरी मैं सर वापस लौटता हूं, मैं जरा वापस आता हूं, इसी सवाल के साथ मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब राजस्थान की 12 सीटों पर इस वक्त वोटिंग की जा रही है और शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है। श्रीगंगानगर में 60% से ज्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है, करौली धौलपुर में 42% से ज्यादा अभी तक मतदान हुआ है और इसी तरीके से अलग अलग सीटों का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है। 50.27% अभी तक मतदान हो चुका है पूरे राजस्थान के अंदर। श्री गंगानगर में 60% से ज्यादा अभी तक मतदान हुआ है। करौली धौलपुर के अंदर 42.53% अभी तक मतदान हो चुका है। तो ये 5 बजे तक की तस्वीर है जिसमें ओवरऑल राजस्थान के अंदर 50.27% अभी तक वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। तो सबसे पहले जरा मैं इस पर वर्मा राम जी एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं कि 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज का एक आंकड़ा है, 1 घंटे का समय बचा हुआ है। आपको लगता है 1 घंटे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है या 4-5% तक ये बढ़ोतरी हो सकती है? कहां तक जाएगा ये आंकड़ा आपके अनुमान के मुताबिक? पहला तो ये है कि हो सकता है कि 5 बजे से पहले का ये फिगर हो और इसको रिलीज 5 बजे किया गया हो। हाँ। दूसरा ये है कि अमूमन देखा जाता है कि जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग बूथ का जो परिसर होता है उसके अंदर बड़ी संख्या में लोग 6 बजे से पहले एंट्री कर देते हैं और वो देर रात तक कई बार वह पोलिंग होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फिगर पिछले के आसपास या उससे आगे बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, वापस से अब उसी सवाल पर आते हैं सर कि ये कितनी बड़ी चुनौती है और इस बार टफ फाइट दी है कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल दी है टफ फाइट। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता पहली बार कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी लीडरशिप है
पिछले 10 साल में खासतौर पे लोकसभा चुनाव में पहली बार इतनी एग्रेसिव, इतनी यूनाइटेड, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख ले, बड़ी बड़ी रैलीज में देख ले, रोड शो में देख ले, पहली बार कांग्रेस ने 10 साल में, मेरे ख्याल से 10-15 साल में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा है। और कहीं ना कहीं उसको गठबंधन का सहारा मिला है। और जो लीडरशिप है, वो स्टेट की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नजर आई है। और यूनाइटेड एक साथ भले ही नजर ना आए हो, लेकिन जैसे पायलट साहब है, उन्होंने कुछ चुनिंदा सीटों पर पूरा जोर लगाया, डोटासरा जी ने कुछ सीटों पर फोकस किया, गहलोत साहब ने कुछ सीटों पर फोकस किया, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक लक्ष्य था, जो उनकी टैली जो पीछे रही नहीं 14 और 19 में, इस बार उसको स्कोर करने की उनकी मंशा रही है और बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है। हमारे संवाददाता सोमू आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जरा बताइए इसके बारे में जानकारी क्या है? निश्चित रूप से ये 50% का ये जो आंकड़ा आया है, इसके बहुत ज्यादा बढ़ने की अब उम्मीद नहीं दिखती है। क्योंकि ये उम्मीद थी कि करीब इस वक्त तक 50 से अधिक का आंकड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत उम्मीद अब नहीं दिख रही कि जो पिछली बार का आंकड़ा था वो सरपास हो पाएगा। तो ये बताता है कि वोटरों में जो उत्साह है वो उस स्तर का नहीं है। तो जाहिर तौर पे अब यह देखने वाली बात होगी कि यह उत्साह की कमी जो है वो किसके पक्ष में जाएगी। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, जैसा आमतौर पर जो पोल विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम होती है तो मौजूदा सरकार के लिए सुखद संकेत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अग्रेसिव वोटर्स थे उनमें इस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिला कई जगहों पर, राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो क्या इसका नुकसान हो सकता है। तो अब परिणाम जो है जब आएंगे तभी इसका विश्लेषण हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो है खतरे की घंटी है दोनों ही पार्टियों अच्छा, वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि कैंपेनिंग खूब की गई, बताया गया कि भैया पहले आप मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए। गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है या कोई और दूसरा कारण? और देखिए, गर्मी तो एक फैक्टर है ही, उससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन वोटरों में उत्साह की कमी जो है वो मुझे साफ तौर पर दिखी। क्योंकि देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये उत्साह की कमी इसलिए थी क्योंकि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया और जो लोगों को जिस तरह की उम्मीद थी, बहुत संभव है कई इलाकों में लोगों ने साफ तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि उस तरह के परिणाम उन्हें स्थानीय सांसद जो उनके हैं उनसे नहीं मिले। भले ही वे प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करने को निकल जाएं, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो उनके नेता थे, जो सांसद थे, उनसे नाराजगी कई जगहों पर देखने को मिली। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वे भी बार बार अपने अभियान में भी इस बात को दोहरा रहे थे कि हो सकता है कि मुझसे कोई नाराजगी हो, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर वोट कीजिए आप। तो एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा था लोगों को जिसके नाम पर लोग जाकर के वोट करें। तो ये जो दोनों फैक्टर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की कमियां रही, इसकी वजह से लोगों में उत्साह जो है वो उस स्तर का नहीं रहा। और इसलिए वोटिंग प्रतिशत जो है अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही और इसी की काट के लिए सोमू कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको बदल भी दिया, यानी कि नए जो कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा। राजेश कसेरा जी को जोड़ लेता हूं। राजेश जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज जिसका जिक्र किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कहां तक जा सकता है? अनुमान क्या कहता है? क्योंकि अभी तक 42% के आसपास या 43% के आसपास 1 घंटे के अंतराल के अंदर कितना ये स्कोर कर सकते हैं? क्या पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि 64 का वो आंकड़ा लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है। बिल्कुल शुभेंदु, अगर एग्जैक्ट 5 बजे के फिगर है तो फिर इसमें ज्यादा वेरिएशन हम मान सकते हैं 5 से 7% का हो सकता है। लेकिन जैसे वीरमा राम जी ने कहा कि बूथ की इंफॉर्मेशन जो है वो निर्वाचन आयोग, क्योंकि हम मान के चलते हैं 5 बजे की, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो इन्फॉर्मेशन है हम उस पर अपडेट देखते हैं तो तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच। तो एक या 1 घंटे का हमेशा वेरिएशन हमने पिछले चुनाव में भी देखा और नजर आ रहा है। यदि उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत इस बार 65 से 70% के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि शाम को अभी कई ऐसे फोटोग्राफ मेरे पास भी आए हैं जहां पर जयपुर के अंदर हो, चाहे झुंझुनू के अंदर हो या दौसा के अंदर हो, अभी कतारें बढ़ रही है, लोग जो हैं मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और एक बार वो अंदर आ गए तो बाद में उनका जो रिपोर्ट सामने आएगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार बेटर परिणाम सामने। अच्छा, ये एक अगर हम माने कि अगर थोड़ा सा कई सीटों पर वोटिंग उस लिहाज से दिखाई नहीं दी है, कैंडिडेट को लेकर के लोगों में एक निराशा थी, गर्मी का एक बड़ा फैक्टर था, आपको इसमें क्या दिखाई देता है? कारण क्या है? जी देखो शुभेंदु, हम जिन सीटों की बात कर रहे हैं, करौली, धौलपुर हो, दौसा हो, ये बड़ी टिपिकल सीट्स हैं। यहाँ पर अगर हम विधानसभा की वोटिंग देखेंगे
तो भी तकरीबन मार्जिन यही रहता है। और बहुत से ऐसे एरिया हैं शेखावटी के जहां पर लोग बाहर बहुत काम करते हैं। तो जो हम मानकर चलते हैं कि अब कई लोग जो पलायन करके रोजगार के लिए चले जाते हैं, तो वो अगर 100% अगर उनकी उपस्थिति रहे तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई लोग अपने कामकाज के दृष्टिकोण से आ नहीं पाते हैं। तो ये वेरिएशन हमेशा इन क्षेत्रों के अंदर जहां पर रोजगार को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं कि लोग पलायन करते हैं, बाहर चले जाते हैं कामकाज करने के लिए, तो केवल वोटिंग के लिए यहाँ पर आए, वो जज्बा उनमें अभी तक जम नहीं पाया। जो कई और हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखते हैं कि लोग ऐसे प्रवासी भी मारवाड़ के अंदर हम देखें, मेवाड़ के अंदर देखें, बाहर से आते हैं वोट देने के लिए। तो ये वेरिएशन हमेशा हमें देखने को मिलता है और यही कारण रहा है कि हमेशा इस बेल्ट के अंदर मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अच्छा वर्मा राम जी, एक चीज़ तो बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जो पलायन कर चुके हैं 100% तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो यानी कि ये गैप हमेशा रहता है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जी बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। आप गंगानगर है जो कृषि आधारित जिला है और वहाँ इसलिए वो संख्यावान जो स्थानीय जनता है वो वहाँ ज़्यादा निवास करती है, इसीलिए ऐतिहासिक रूप से वह हमेशा मतदान ज़्यादा रहा है। इस बार भी मेरे ख्याल से गंगानगर ही 1 नंबर पर रहेगा। दूसरी तरफ ये जो करौली है, भरतपुर, जिस तरह के जिले हैं जहाँ पर मतदान प्रतिशत हमेशा थोड़ा कम रहता है तुलनात्मक रूप से, तो उसकी वजह यह है कि वह बड़ी संख्या में जो वर्कफोर्स है वो जयपुर या दूसरे बड़े शहरों में काम करने के लिए आती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और 2014 और 2019 में ये जो लोग थे जो बड़े शहरों में थे, उनके अंदर एक बहुत जज्बा था, मोदी जी का बहुत ज़्यादा क्रेज था और उनके लिए ये लोग वोट करने आए थे। अब देखना होगा कि इस बार ये जो कामगार लोग हैं जो बड़े शहरों में काम करते, वापस अपने गाँव में अपने पोलिंग बूथ में वोट करने जाते हैं या नहीं जाते हैं। हाँ। अच्छा, फील्ड पर ना जब कई लोगों से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि चुनाव उतना ज़्यादा ना दिलचस्प रहा नहीं है, बड़ा हंगामा हुआ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ज़्यादा हल्ला नहीं। क्या ये इसी वजह से थोड़ा सा वोटर्स के मन में थोड़ा सा नीरस हो गए थे, या अंडर करंट है अभी अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है? नहीं, चुनाव तो टक्कर का था राजस्थान में, इंटरेस्टिंग चुनाव था। लेकिन एक बात फिर माननी पड़ेगी कि जिस तरह की मोदी लहर 2014 और 2019 में थी और जिस तरह की भूख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में या उससे जुड़े संगठन के लोगों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी या बीजेपी को फिर सत्ता में लाने की थी, वो इस बार कमोबेश थोड़ी सी कम थी, क्योंकि लगातार 2 बार से वो जीत रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर आ रहा था। 8000 कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, रोजाना शामिल हो रहे थे, लाइन लगी है, तो इस तरह के कई फैक्टर थे जिसकी वजह से हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वोट खींचने का जो सिस्टम जो उनका पीछे रहा, इस बार थोड़ा सा कम रहा हो। और दूसरा ये कि चेहरे बदले गए और जो सिटिंग एमपीज थे उनके प्रति कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, जिनको ब्रांड मोदी के जरिए ढकने की कोशिश की गई। तो ये कि बड़ा कारण था कि जो एमपी के लिए जो चेहरे थे, चुनाव में जो चेहरे थे, उनके प्रति जनता का कोई ज्यादा आकर्षण था नहीं। तो इस तरह के कई कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा पोलिंग परसेंटेज कम रहे, यदि रहता है तो। ठीक है, मैं ज़रा सोमू आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं कि वहां क्या जो लोग अभी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या उनसे भी बात हो सकती है और कितनी संख्या अभी है वहां पर? लाइन है या इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं अभी वोट करने के लिए? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ लाइन जरूर दिख रही थी, लेकिन अभी काफी कम लोग हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने वोट किया है, तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि उन लोगों से बातचीत कर पाएं जिन्होंने अभी वोट किया। ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो अभी भी मौजूद हैं, महिलाएं हैं खास तौर पे यहाँ पर जो वोट करने आई हैं। आपने वोट कर दिया? कर दिया। तो क्या सोचकर वोट कर रही हैं? जयपुर ग्रामीण में आप लोगों के लिए क्या परेशानियां हैं? बताइए, क्या दिक्कत है? आप लोग क्या सोचकर वोट कर रही हैं? आपने वोट किया? क्या सोचकर वोट किया आपने? विकास को सोच के वोट किया। कैसा विकास चाहती हैं आप अपने इलाके में? सड़कें बनवाना, पानी, लाइटिंग। तो लाइटा भी आधी बना हो तो लाइटा भी हाँ, क्या परेशानी हो रही बताइए, लाइट के बारे में बताइए। हाँ, लाइटा भी कोना वक्त आधी बार लाइटा हो छे, कटौती रे हो छे ज्यादा, और न कोई माके रोड वगैरह कहीं नहीं आई छे, न कोई बस लाग रही। हाँ, कुछ ही को लाग रही माके तो यहाँ सब साधन हो तो जाओ नहीं मत जाओ। पानी की कैसी समस्या है यहाँ? पानी तो हाल थोड़ी छमा के बोरिंग बना, थोड़ी सरकारी पानी को नायो। तो आप लोगों को उम्मीद है कि अब इस बार जो आप लोगों ने वोट किया है, अब आपके वोट से जो सांसद चुन के आएगा, जो सरकार बनेगी, वो आपकी परेशानी दूर करेगी? उम्मीद है आपको?
अब तो हो ही जल्दी तो आया था छोड़ के काम धंधा ने। इसी उम्मीद से आए हैं आप लोग। देखिए शुभेंदु, यही चीज है, उम्मीद है लोगों में, लेकिन समस्याएं काफी ज्यादा हैं और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रख करके इन्होंने वोट किया है। तो जाहिर तौर पे अब देखना है कि जब परिणाम आते हैं तो जो इनका प्रतिनिधि होता है वो इनकी उम्मीदों पर कितना ज्यादा खरा उतर पाते हैं और अपने इलाके के विकास के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनना, यही तो अधिकार है। और ये इस लोकतंत्र के महापर्व की खासियत है, क्योंकि आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए आप जब कोशिश करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप अपने घरों से बाहर ज़रूर निकलें, वोट ज़रूर करें। और समय बहुत कम बचा है और अभी भी समय है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो आप अभी भी जा कर के वोट कर सकते हैं। समय बहुत कम है, आप ज़रूर मतदान करने के लिए पहुंचिए। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए राजेश जी को जोड़ रहा हूँ। राजेश जी, वोटिंग को लेकर के बार बार जो सवाल किया जा रहा है, एक एज्यूम किया जा रहा है कि भाई 50% से ऊपर जब का ये आंकड़ा है तो ये कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि नीरस ये थोड़ा सा चुनाव इसलिए कई और फैक्टर हैं, गर्मी का एक फैक्टर है, कहा यह जा रहा है कि 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अपने प्रत्याशियों को लेकर के, अपने सांसद को लेकर के नाराजगी थी तो बीजेपी ने उसकी भी काट निकाली। बीजेपी ने कई सीटों पर नए चेहरों को उतार दिया। तो क्या वो काट कारगर रही है? आपको, आपके लिहाज से क्या है? शुभेंदु, देखिए इस चुनाव को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और एक और कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। बेसिकली पिछले अगर 5 साल से हम देखें देश के राजनीतिक परिदृश्य को, तो भाजपा तो अपने पेस पे हमेशा चलता था। वो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, हर चुनाव की स्ट्रेटेजी को बहुत सीरियस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसको ग्राउंड के ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन हम जब एक मतदाता की बात को देखते हैं कि अगर उनके मुद्दों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन जो उनके काम नहीं हो पाते तो उनकी मुद्दे को, उनकी बात को, उनके विचारों को ले जाने का काम विपक्ष के लोग करते हैं। और विपक्ष को हमने इस पिछले 5 साल के दौरान कहीं भी, चाहे प्रदेश में हो चाहे कहीं पर भी, हमने उसको काफी कमजोर देखा है। और हमें वहां कोई ऐसी लीडरशिप या ऐसा कोई फेस नजर नहीं आया जिस पर हम यकायक भरोसा कर लें। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को, सनातन को और लोगों को जो एकजुट करने का काम किया, उनको भरोसा दिलाया कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। और इस बार गारंटी का एक, अच्छा, दो मंत्रियों की साख दाव पर लगी है। आप ये जो फर्स्ट फेज के अंदर जो चुनाव है, आपको लग रहा है कि किस सीट पर सबसे ज्यादा टफ फाइट है? देखिए, हम अगर 12 सीटों के चुनाव की हम बात करें तो जो 10 चेहरे उन्होंने उतारे हैं, तो उन्होंने भी जब अपनी पूरी चुनावी कैंपेनिंग की, मैं भी कई कैंपेनिंग पे कुछ उन उम्मीदवारों के साथ रहा, तो देखा कि वहां पर जो भी कंप्लेन उन्होंने की थी, उन सब कंप्लेंट्स को उन्होंने सॉर्ट आउट करने के लिए तो भरोसा दिलाया है। लेकिन सबने पूरी ताकत से कहा कि आप मुझे मत देखें, मोदी जी को देखें, उनको चुनाव जिताए, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो ये अगर हम इस मुद्दे को देखें, इस बात को देखें, तो पहले 12 जो सीट से अगर हम देखें तो 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमें मुकाबला थोड़ा सा कड़ा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ा चमत्कार या उलटफेर हो पाएगा। वोटों का अंतर कम हो सकता है, जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से जीतते आए हैं वो कम हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अंतर जीत का कम हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा चेंज हो इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आती है। मैं इसमें जरा हमारे साथ वर्मा राम जी भी लगातार बने हुए हैं। वर्मा राम जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? जो वोटिंग जो जीत का जो मार्जिन था कैंडिडेट्स का पिछले 2019 के चुनाव को लेकर के, क्या उसमें आपको भी ऐसे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, यानी कि सीट चली जाए बीजेपी के हाथ से, ऐसा थोड़ा सा कम है? आपको क्या लगता है, आपका असेसमेंट क्या है? शुभेंदु जी, जो राजेश जी ने कहा वो एक फैक्ट इसीलिए कहा जा सकता है कि 16 सीटें थी जिनका मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था। तो ये जो मार्जिन कम करने में नो डाउट कई सारी सीटें ऐसी है जो आप फर्स्ट फेज की बात करते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जहाँ कहीं ना कहीं माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को कैसे कम करेंगे, ये बड़ी चुनौती है इनके सामने। नहीं, फाइट तो सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए है या अपनी सीट जीतने के लिए है? नहीं, ये निसंदेह कोशिश जीतने की, लेकिन उसमें भी एक चुनौती है। ये जो अभी जो इंडिया गठबंधन है, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कंजर्वेटिव, जो आपको ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं, एक सीट को लेकर के थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं। चुरू सीट की अगर बात करें सर,
चुरू में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि झांझरिया के साथ जो मुकाबला है राहुल कस्बा का नहीं है बल्कि राठौर साहब के साथ है, ये अब नाक की लड़ाई हो चुकी है जी। आपको लगता है कि ये लड़ाई बड़ी है? जी जी जी। तो यहाँ सीधी से स्वाभिमान से जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरे चुनाव को। इसमें मुद्दा स्वाभिमान है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का सारा दारोमदार है वो जाट, मुसलमान, दलित वोटर्स पर है कि ये वो कितनी वोटिंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगा, और इसी तरह का समीकरण झुंझुनू में है। उनको लगता है कि जाटों के वोट मिल जाएंगे क्योंकि किसान जो मूवमेंट है आपका, अग्निवीर है, महिला पहलवान वाला इश्यू या किसान आंदोलन है, उसको लेकर के जाटों में नाराजगी है। ठीक है। या फिर वसुंधरा राजे या सतीश पुनिया को साइडलाइन किया है और या उनको टॉप 3 पोस्ट में जगह नहीं दी गई। हाँ। तो ये जो वही पुराना जो थॉट है, इसमें एक जोड़ना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस को लगता है कि वो चूरू जीत जाएंगे, सीकर जीत जाएंगे, झुंझुनू जीत जाएंगे, दौसा जीत जाएंगे, हाँ। क्योंकि जो उनका जो ट्रेडिशनल जो उनके वोटर्स होते थे वो लामबंद है। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक वोट बैंक है, एक वोटिंग कास्ट है जो मोदी के नाम पर पोल करती है, वो साइलेंस है। तो ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि क्या अभी भी वो उतनी भी एक्टिव है। यदि उतनी एक्टिव 2014 और 2019 की तरह हुई तो कांग्रेस के सामने मुश्किल है, अन्यथा कांग्रेस की ठीक ठाक स्थिति रहने वाली है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन राजेश जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं सोमू आपके पास आऊंगा क्योंकि 6 बजने ही वाले हैं और क्योंकि वोटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी तो उसको लेकर के मैं आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन उससे पहले जरा राजेश जी एक चीज़ बताइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि जैसे अगर अलवर की सीट की बात करें, यहाँ पर देखिए यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है, लेकिन इसमें मायावती का जो कैंडिडेट है और मायावती आकर के कैंपेन भी करती हैं, तो क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया अलवर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का वहां है, भूपेंद्र यादव, आप उनको बिल्कुल कई राज्यों के चुनाव के वो प्रभारी रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी हम देखें राजस्थान के अंदर और जिस बेल्ट से वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो गढ़ है उनका अलवर। तो वहां पर अगर ललित यादव की तुलना में उनको देखें राजनीतिक अनुभव के तौर पर, चुनावी रणनीतिकार के रूप में, तो वो बहुत पहले से वहां पर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। ठीक है। ये तो वहां पर जब कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने मौजूदा विधायक को चुनाव लड़वा दिया। मैं खुद वहां जाकर आया, तो पार पाना भूपेंद्र यादव से बड़ा मुश्किल है। यानी कि कद्दावर नेता है, हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको उतार दिया है, मैदान में उतारा है और ये उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा के तौर पर है, बड़ी चुनौती है क्योंकि चुनाव वो लड़ रहे हैं लोकसभा का। सोमू को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। सोमू, 6 बजने वाले हैं, अब कुछ ही मिनटों का गैप रह गया है, समय रह गया है। अब क्योंकि ये आखिरी समय है जब लोग जो हैं वो कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और वोट कास्ट कर सकते हैं। अभी जहां पर आप हैं जरा वहां की थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कतार है, लेकिन इतनी बड़ी कतार नहीं है कि वह आंकड़ा जो है वो 65% का जो है वह पहुंच पाए। तो मुझे कमोबेश ऐसी तस्वीरें ही अभी तक और भी जगहों पर जहां पर अभी मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की इस लाइव के दौरान भी, वहां भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें दिखी। इसलिए मुझे बहुत उम्मीद नहीं दिखती कि वो आंकड़ा 64% का जो है उसको पार किया जा सकता है। अच्छा, क्या ये जयपुर ग्रामीण की तरफ है, शायद इसलिए थोड़ी सी लोगों की रुझान जो है इस वोटिंग को लेकर के थोड़ा सा कम है, शहरी इलाकों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, बहुत संभव है कि शहरी इलाकों में तस्वीर थोड़ी उलट हो सकती है। मैं जयपुर ग्रामीण में हूं और यहीं की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू, और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि राजस्थान में जो वोटिंग की जा रही है और अब से कुछ ही समय तक ये वोटिंग की जाएगी, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद ये समय खत्म हो जाएगा और उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा कि असल में कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग हो पाई है और कितनी वोटिंग हुई है, जिसके सियासी मायने क्या हैं।